माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। आज आपके द्वारा मुझे अनुपूरक मांगों और मणिपुर के बजट पे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अनुपूरक बजट और मणिपुर के बजट पे जो चर्चा हुई है उसमें आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं पहले अनुपूरक मांगों के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं देख रहा था कि बहुत लंबी चौड़ी डिमांड आई है अनुपूरक मांगों के माध्यम से। तमाम विभाग लिए गए इसमें। 2024-25 का ये अंतिम महीना है फाइनेंशियल ईयर का, और उसमें इतना जो अनुदान मांगे गई हैं तो कुछ शंका भी पैदा होती है। सबसे पहले इसमें जो मद लिया गया है वो कृषि और कृषि कल्याण विभाग का लिया गया। आज कृषि के क्षेत्र में खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे किसान हैं वो इतना दुखी और परेशान हैं कि वो ये सपना ही देखते रह गए कि हमारी आय कब दुगनी होगी। आज वो इतना दुखी हैं कि उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और कृषि अनुसंधान तो कहीं हो ही नहीं रहा है। उल्टा जो किसान है वो गाय से परेशान है। गाय के प्रबंधन के लिए गौशाला बनाने की बात हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम इससे छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पेंशन भी है इसमें मद में। पूरे देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं लगातार वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लगातार पुरानी पेंशन उनको बहाल की जाए इसकी मांग आ रही है। आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बुढ़ापे का जो सहारा होती थी पेंशन, आज ये कहीं न कहीं जो सामाजिक सुरक्षा का संकट भी इससे पैदा हो रहा है। इसलिए जब पेंशन इसमें रखी गई है तो सरकार इस पर विचार करे कि हमको पुरानी पेंशन भी लागू करनी है। उर्वरक की मद है इसमें। अभी जब गेहूं की बुआई हो रही थी तो खाद की इतनी किल्लत थी कि खाद के लिए जब किसान जा रहा था लेने तो वहां खाद थी ही नहीं, लोगों को लाठियां मिल रही थी। मान्यवर, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बारे में भी इसमें बजट की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की योजना सरकार ने बना लिया। ये बजट कहां ले जाएंगे जब स्कूल बंद करने की बात हो रही है। और स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया कि सरकारी स्कूलों में संसाधन नहीं है। बड़े बड़े लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में संसाधन नहीं है और वहां पे गांव गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो मान्यवर, ये जो बजट जा रहा है ये स्कूल की शिक्षा को सुधारने के लिए जा रहा है या स्कूल को बंद करने के लिए जा रहा है, इस पर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि जब तक पीडीए के लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, गांव का किसान, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तब तक कैसे भारत विकसित होगा। अगर विकसित भारत बनाना है तो एक देश एक शिक्षा लागू करनी चाहिए। एक प्रकार की शिक्षा, सबके लिए शिक्षा व्यवस्था हो जाए, एक तरह की व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि जरूर विकसित भारत बनेगा। मान्यवर, पुलिस विभाग के लिए भी पैसा मांगा गया है इसमें। पुलिस विभाग का भी बजट इसमें मांगा गया है। पुलिस की क्या स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी बनारस में नीट की तैयारी करने एक बिहार की बिटिया आई थी, स्नेहा कुशवाहा, किस संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने वहां पे जब पीएम जहां पे हो रहा था पोस्टमार्टम हाउस, वहां पे भी जाके जिस तरह का उसने व्यवहार किया, जिस तरह की बर्बरता की, मुझे लगता है कि इस पे भी सदन को और सबको चिंता करनी चाहिए
और उस बिटिया को न्याय कैसे मिले, इस पर भी चिंता होनी चाहिए। बजट मांग लेने से कुछ नहीं होगा जब तक जमीन पे काम नहीं होंगे, जमीन पे जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, अभी विप्लव देव जी बोल रहे थे, चले गए, इन्होंने बड़ा गुणगान किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया, पास कराया गया। अरे पास करा के क्या रखने के लिए पास कराया गया? अगर ये सरकार सदन को बताए कि हम उसको कब से लागू करेंगे, केवल महिलाओं को बरगलाने से काम नहीं चलने वाला। हमारे यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी बने, हमारी महिलाएं भी यहाँ सदन में आए, इसके लिए आपने किया है, उसका स्वागत है। लेकिन वो लागू कब होगा? केवल भाषणों में चलता रहेगा क्या? इसलिए उसको लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें मणिपुर का भी बजट शामिल है। मणिपुर, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि, यहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर निर्भर है। मणिपुर में उच्च शिक्षा की भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन सब ठप पड़ी हुई हैं। यहां निवेश की अपार संभावनाएं थी, परंतु डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण केवल दंगे हो रहे हैं और हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर समाधान का इंतजार कर रहा है। मणिपुर और मॉरिशस, तो मैं तो आप निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जब मॉरिशस से आए तो मणिपुर भी चले जाएं, मणिपुर जरूर चले जाएं। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पे जिस तरह की वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, माननीय वित्त मंत्री जी को यहां बजट रखना पड़ रहा है। अच्छा होता कि ये बजट वहां की विधानसभा में पास होता, ये अच्छा होता कि वहां के लोग इसको तय करते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मणिपुर का बजट यहां लाना पड़ रहा है। और मान्यवर, जो पिछले दिनों वहां की सरकार ने बजट पास किए, एक बार उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए, कहीं वो बजट इन दंगों को भड़काने में तो नहीं इस्तेमाल कर लिया गया। और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, हल ढूंढने में ना तो केंद्र की सरकार ने और ना ही राज्य की सरकार ने कभी कोई राजनीतिक इच्छा का इजहार किया। मणिपुर के हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि वर्ष 2023 से समूचे पूर्वोत्तर भारत में जो हिंसाएं हुई हैं, उसमें लगभग 77% हिंसाएं मणिपुर में हुई हैं। मान्यवर, मणिपुर में हुई हिंसा में सैकड़ों नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए, वे किसी भी सभ्य समाज में मुंह पे तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा, ऐसा वीडियो आया। मान्यवर, मणिपुर में मई 2023 से अभी तक बड़े पैमाने पर जाति हिंसा का शिकार बना हुआ है। हिंसा का दौर अभी जारी है। सरकार लगातार दावा करती आ रही थी कि स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन मान्यवर ऐसा हुआ नहीं। और बहुत देर के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। बहुत देर कर दी, गलती मानने में बहुत देर कर दी। आज वहां की जो हालात हैं, जो जातीय संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई है, हजारों परिवार बेघर हुए हैं, उसके लिए भी इस बजट में चर्चा आई है, मणिपुर के बजट में, कि हम उनको बसाएंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखा जाना चाहिए कि जो हिंसा की ये घटनाएं हुई हैं, इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हैं। और जो बीरेन सिंह की सरकार थी, केंद्र की सरकार के स्तर पे जो चुप्पी रही, हम पूरे भारत के लोग अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाओगे, लेकिन इस पे चुप हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। इसलिए गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी राजधर्म का पालन करते हुए
कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मणिपुर शांति की तरफ चले। पूरा देश ये कहता है कि वो पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है। अब जबकि वहां का समाज बुरी तरह से बंट गया है और समरसता दूर की कौड़ी हो गई है, सरकार ने वहां के लोगों से को भरोसे में लिए बगैर 2 फैसले लिए जो विवादित रहे। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना। इन फैसलों में का मणिपुर के कई आदिवासी संगठनों ने विरोध भी किया था। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर यहां चर्चा हो रही है। इससे पहले भी आप ही के चेयर ने कहा कि रूल के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। यहां रूल खंडित किया जा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है, हम शायद यहां समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मगर इसके कारण मणिपुर में स्थिति बिगड़ने की परिस्थिति आ सकती है। एक सेंटेंस का वैल्यू और महत्व है। आप सुनिए इस बात को, इसके संवेदनशीलता को बनाए रखा जाए। इसकी संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी को हम सब रेस्पॉन्सिबल है। मणिपुर जितना हमारा है उतना आपका भी है। हम सब पार्लियामेंटेरियंस का ये दायित्व है कि वहां जान माल की हानि हमारे सेंटेंस के कारण ना हो। ठीक है। अरे भाई, माननीय सभापति जी, ठीक है संविदा, माननीय सभापति जी, आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन थोड़ा सा विषय को ध्यान में रखिए। डॉक्टर साहब, अगर इतनी चिंता पहले कर ले और वहां चले जाए एक बार, तो वहां व्यवस्था ठीक हो सकती है। अभी भी नहीं जा रहे। मान्यवर, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया और निगरानी कमेटी बनाई है। मणिपुर कोई इतना बड़ा और जटिल राज्य नहीं है। वहां की स्थितियों से निपटना मुश्किल हो, विवाद भी एक भ्रम की वजह से पैदा हुआ है। अगर सरकार संजीदा होती तो दोनों समुदाय के लोगों को आमने सामने बिठाकर मसले का हल निकाल चुकी होती। अब थोड़ा कोई भी कल्याणकारी सरकार इस तरह पैदा हो गई। माननीय सदस्य, गृह युद्ध जैसे। एक मिनट, जो आज विषय है बाजेट, मणिपुर बाजेट, आप विषय के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं। विषय के ऊपर आइए सर। ये जो बजट मिला है बजट के ऊपर बोलिए। लॉ एंड ऑर्डर इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, आप बोलिए थोड़ा बजट में। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, ठीक है, माननीय, इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। मान्यवर, जो गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी है, उस पे जो हाथ पे हाथ धरे कैसे देख सकती है सरकार। शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों को आम सहमति पर आना जरूरी है। वहां जिस तरह से विवाद में जंगल और जमीन का मुद्दा, अवैध प्रवासियों की समस्या, नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल और दूसरे कानूनी पहलू उभरते चले गए हैं, उससे स्पष्ट है कि गतिरोध कई मोर्चे पर है और इन सभी पर काम किए जाने की जरूरत है। भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता के साथ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी का सुझाव एवं सहयोग लेकर मणिपुर में शांति की बहाली करनी चाहिए। अगर सरकार इस पे पहल करे तो मुझे लग रहा पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ देने को तैयार है। और डॉक्टर साहब इसकी पहल करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को सुनने में यहां बुरा है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा, पूरा देश जानना चाह रहा है कि अमेरिका के दबाव में जो टैरिफ कम किया गया, वो टैरिफ कहां कहां कम किया जा रहा है। ये देश जानना चाह रहा है, क्योंकि टैरिफ आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो टैरिफ कम होगा उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी सदन को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद